हेलो एवरीवन, वेलकम टू CWV क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर को क्लास 10th का। इससे पहले 11 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए और वो सारी वीडियो, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लें और उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाके चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम एक क्वेश्चन जो 11th वाला था, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से तो क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ था, तो 11th को फिर से डिस्कस कर लेता हूँ, फिर 12th क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 11th क्वेश्चन क्या था हमारे पास, B1 और B2, मतलब एक आपको क्या गिवन था, यहाँ पे एक फिगर गिवन था। ठीक है, पहले फिगर बना लेता हूँ मैं। ये हमारा फिगर है। क्या क्वेश्चन क्या था हमारा, इन अ फिगर इफ V1 V2 B3 एंड सो ऑन एंड A1 A2 A3 एंड सो ऑन हैव बीन मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस इन विच रेशियो C डिवाइड्स AB। मतलब आपको क्या बताना है, जो आपके फिगर में गिवन है B1 B2 B3 एंड B5 तक, और ऐसे आपको फिगर दूसरे में दिया है A1 से लेके A8 तक। ठीक है, ये दोनों मार्क्ड किए गए हैं और इक्वल डिस्टेंसेस पे। अभी आपको दिख रहा होगा इक्वल डिस्टेंसेस मान के चलो। ठीक है, ये हैं जितने, एक के बाद ये सारे इक्वल मार्क्ड पे है, समझ लो। ठीक है, फिगर आप लोग इक्वल बनाना है, अभी मैं समझा रहा हूँ तो ठीक है, इक्वल नहीं भी होगा चलेगा। तो आगे क्या बोल रखा है, इन व्हाट रेशियो C डिवाइड्स AB। तो आपको बताना है कि जो C है, इस पॉइंट C है, जो AB जो C है, इस AB वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये बताना है। तो आपको पता है यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, AB बोल रहा है ना, AB लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो AB वाला जो A पे आपकी लाइन बन रही है ना, इस पे देखो सबसे पहले कितने में 1 2 3 4 6 7 8, मतलब यहाँ से लेके यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ऐसे ही ये तो AB था, AB जो C है वो डिवाइड कर रहा था AB को। ठीक है, किस रेशियो में, A वाला पहले आएगा, 8 आ गया यहाँ पे रेशियो। B में देखो कितने हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो आपका क्या आ जाएगा, 8:5 आ जाएगा। ठीक है, इससे पहली वीडियो में मैंने इससे डिस्कस कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम तो पूरा नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम देखो, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका 12th है। 12th क्वेश्चन क्या है, sin A प्लस कॉस B इज इक्वल टू 1, A इक्वल टू 30 डिग्री एंड B इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B। मतलब आपको क्या गिवन है, देखो आई होप विजिबल है, ओके ठीक है। तो आपको 12th क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पे 12th क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1, और आपको एंगल ए दे रखा है 30 डिग्री एंड बी आपको बोल रखा है कि ये एक्यूट एंगल है, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो बी का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे जो बी एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट आपको पता ही होगा, जो ऐसे एंगल 0 से 90 के बीच में जो होते हैं वो सारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है, इसमें जो गिवन है उसको पहले नोट डाउन कर लो, गिवन। ठीक है, क्या गिवन है, साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अब आपको गिवन था कि एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो आप क्या कर दो, इसमें पुट कर दो, पुटिंग ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें ए की जगह 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस बी इक्वल टू 1। तो साइन 30 में कितनी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है। ठीक है, कॉस बी और आपका 1 ऐसी। ठीक है, तो कॉस बी निकाल लो यहाँ से, तो 1 माइनस 1/2। ठीक है, विजिबल है। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से कॉस बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो कॉस बी की 1/2 कितने डिग्री पे वैल्यू होती है आपको पता होगा, मतलब आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, कॉस बी इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, मतलब आपके 60 डिग्री पे 1/2 होता है ना कॉस का वैल्यू, तो आपका यहाँ से कॉस से कॉस कैंसिल, तो बी जो है आपका कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। सही है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको यही बताना था, और यहाँ पे एक चीज़ दिया था कि बी इज एन एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो आप देखो 60 डिग्री है, तो इट मीन्स ये एक्यूट है। ठीक है, अब हम 13 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो इफ़ x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन फाइंड x प्लस वाई। ठीक है, 13 आपका ये है, तो आपको जो चीज़ गिवन है नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्या गिवन है, देखो आई होप विजिबल है। ठीक है, गिवन देखो,
आपको गिवन है x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। x का वैल्यू क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आपका y का वैल्यू है आपके पास y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था, x प्लस वाई निकालना है। तो x प्लस वाई निकालना है तो इनको जोड़ दो, x प्लस वाई, तो आ जाएगा x की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब x और y की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने। इन दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो आपका 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और भी तरीके होते हैं, जैसे ये जो 12 वाला क्वेश्चन, इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे आप लोग। अगर आपको एक नंबर में इतना लंबा करना पड़े तो फ़ायदा क्या है, तो आप इसको थिंक विदाउट इंक एक मेथड होता है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे, देखो आपको क्या था, यहाँ पे साइन a प्लस कॉस बी इक्वल टू 1 गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ये 1 आपकी कितने डिग्री पे होते हैं साइन की, 90 डिग्री पे। तो अगर ये 90 डिग्री है और आपको साइन a कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो ये 90 है, तो 90 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा 60। तो आप विद इन 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के अंदर इसके आंसर को निकाल सकते थे। ठीक है, जब क्वेश्चन क्या हो, साइन a प्लस कॉस बी इक्वल टू 1 हो। ठीक है, और आपको ए एंगल दिया है तो 30 डिग्री, तब तो आप क्या लगाओगे, साइन 90 डिग्री 30 साइन, वो ये 1 क्या होता है 90 डिग्री पे होता है आपका साइन 1, तो यहाँ पे 90, तो ये 30, तो ये पीछे जाकर 90 माइनस 30 60। तो ईजी है, 2 सेकंड के अंदर आंसर आपका एकदम क्लियर। ठीक है, अब बहुत सारे तरीके होते हैं, तो यहाँ पे मैं और भी बता रहा हूँ तरीके, तो आप फोकस करके चलते हुए चलो मेरे साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला आपका 14 क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, देखो क्या है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क। तो आपको क्वेश्चन गिवन है, एक आपके पास सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है आपके पास 42 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सर्कल यहाँ साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छा सर्कल बनाना, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ तो बनेगा नहीं एकदम गोल। ठीक है, तो फिर भी काम चलाने के लिए। ठीक है, तो देखो आपको डायमीटर गिवन है इसका। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, जो आपका कितना है 42, मतलब डी इज इक्वल टू कितना है 42 सेंटीमीटर। तो आर कितना निकल जाएगा इसका हाफ, तो आ जाएगा आपका 42 है ना, तो 42 का 21 हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स जो आर है आपका कितना निकल गया 21 सेंटीमीटर। तो आगे बोला गया था, इफ़ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, मतलब इसके सेंटर से आपका क्या एक एंगल है जो सॉरी एक आर्क लगाना है आपको, एक आर्क बनाना है जो आपको क्या है 60 डिग्री से होते हुए जाए इसमें से। तो आपने ये तो 2 रेडियस आ गई। ठीक है, और ये आपका आर्क हो गया ये वाला। ठीक है, ये है आपका आर्क, समझ में आ रहा है, जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब शेडेड कर रहा हूँ। तो ये आपका आर्क है, तो ये सेंटर के साथ 60 डिग्री बना रहा है, सेंटर ओ मान लो, ये 60 डिग्री बना रहा है एंगल। ठीक है, तो आपको क्या बताना है एट द सेंटर। ठीक है, वेयर आपको पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क, तो आपको निकालनी है इस आर्क की लेंथ निकालनी है, जो कि एल होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको लेंथ ऑफ आर्क पता होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, एरिया ऑफ आर्क, जैसे लेंथ ऑफ आर्क होता है θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, और अगर इसकी बदले एरिया पूछा होता तो आर्क का एरिया क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है वह, क्योंकि आर्क देखो ये है ना सरकमफ्रेंस के में बन रही है, तो इसलिए सरकमफ्रेंस ही आपका पेरीमीटर होता है सर्कल का। सर्कल का पेरीमीटर अगर बात करी जाए तो आपका क्या होता है, उसका जितना सरकमफ्रेंस होता है वही पेरीमीटर होता है ना। तो वही आपका अगर एरिया पूछा जा रहा है, अगर यहाँ पे आर्क की लेंथ पूछी जा रही है, तो उसकी जो आप θ/360 यूज़ करेंगे इंटू पेरीमीटर उसका, मतलब सर्कमफ्रेंस।
ठीक है। सर्कमफ्रेंस यूज़ करेंगे तो वो आता है 2πr। और ऐसे अगर एरिया पूछा जाता है आर्क का तो आप यहाँ पे क्या लगाते, जो आपका एरिया का फॉर्मूला होता है इसकी जगह एरिया मतलब πr² रख देते और आपका आगे वाला वही रहता है। ठीक है, ये याद करने का भी मेथड होता है कि आप यहाँ पे वो रखो और सामने वाला सही है। चलो ठीक है, ओके। अब डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपका सेंटर पे कितना डिग्री बनना है, 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री रखो। यहाँ पे 360 डिग्री और 2 ऐसी रहा। पाई उसको उसने क्वेश्चन में बोला है 22/7 यूज़ करना है और आपका 21 है। ठीक है, आर क्या है 21 यहाँ से निकला। ठीक है, डायमीटर से। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट देखो, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 जा 36, 1/6 आ गया। 7 से 3 टाइम कैंसिल हुआ तो अपॉन में क्या था, 6 था ना, 1/6 था, 6 बचा था। तो एक काम करो, यहाँ पे 3 बचे तो 3 से उसको कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल। तो आपका कितना आ गया यहाँ पे 22 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ कितनी आ गई आपके आर्क की, 22 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। 15 क्वेश्चन है हमारा। 12 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ द सेम रेडियाई आर मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर। ठीक है, तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 12 आपके पास क्या है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, जिनकी सेम रेडियस है और उनसे मिलके क्या बनाया गया, उसको पिघला के एक मेटेलिक सिलेंडर का निर्माण किया गया है, उसको बनाया गया। ठीक है, जिस मेटेलिक सिलेंडर का जो बेस है या उसका जो बेस बनेगा, जो सिलेंडर बनाया 12 छोटे छोटे स्फीयर को। ठीक है, इस सॉलिड स्फीयर को पिघला के, तो उस जो सिलेंडर बना उसका जो डायमीटर है वो है आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और उसकी हाइट दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है, सबसे पहले देखो करना क्या है। देखो आपके पास मान लो, मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ करना क्या है। देखो आपके पास क्या है, 12 छोटे छोटे स्फीयर हैं। ठीक है, अब एग्जैक्ट तो गोला नहीं बन रहा होगा, फिर भी समझ लो। ये क्या है आपके 12 के हैं, ये स्फीयर हैं। ठीक है, जिनकी रेडियस आप स्मॉल आर मान लो सबकी। ठीक है, तो ये आपके 12 के हैं, सारे के सारे सॉलिड स्फीयर हैं। अब इनको पिघलाना है, आपने क्या करना है, अब इनको पिघलाना है। तो पिघला के क्या बनना है, देखो आपका पिघला के आपका बन जाएगा एक सॉलिड स्फीयर बनाना है, मतलब एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, और इस सिलेंडर का जो बेस है, इस सिलेंडर का बेस होगा आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका सिलेंडर बन चुका है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका जो बेस बोलो या ऊपर वाला या नीचे वाला सेम ही होता है। तो उसकी 2 तो क्या है, डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, लेकिन रेडियस 1 सेंटीमीटर। और इसका हाइट जो है, इसका हाइट हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर, जो कि आपको गिवन है। ठीक है, इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से इनकी रेडियस फाइंड करनी है, सॉरी इसका डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, इसका जितना वॉल्यूम आएगा उतना ही इसका भी आएगा, क्योंकि इन्हीं को पिघला के ये नया बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें सब पहले आपको दिमाग में सोचनी पड़ेंगी। तो क्या करेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर्स। ठीक है, जितना वॉल्यूम आपका सिलेंडर होगा उतने 12 के जो स्फीयर हैं इतने इनका भी होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें से अगर आपको ओनली क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करो 12 इंटू वॉल्यूम 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर, तभी तो निकलेगा। देखो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि 12 के 12 का वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर। देखो आप यहाँ से देखो 1 का निकाल दोगे तो वॉल्यूम, तो आप उनको उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो सबका आ जाएगा ना। तो 12 इसलिए 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 वो क्या रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो आगे क्या करना है आपने, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए जो स्फीयर है। ठीक है, जो स्फीयर है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले जो को है यहाँ पे। ठीक है, बन जाएगा। देखो वॉल्यूम का जो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर है वो कितना होगा, देखो
देखो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, इसको तो वहाँ बाद में। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर कितना होगा आपके पास, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इज इक्वल टू 12 तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या है, इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। वन स्फीयर का मतलब वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम होता है। तो देखो पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो आपको आर कितना है यहाँ पे इसका सिलेंडर का, 1 का स्क्वायर 1 और एच आपका 16, और ये 12 ऐसे ही रहा, 4/3 ऐसे ही रहेगा, इंटू पाई, और आपका आर कितना है, आपका आर कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो आप इसको आर क्यूब ही रखो, ठीक है। अब देखो ये दोनों आर हो गए ना, इसको R1 लिख लो, इसको R2, दोनों में डिफरेंस करने के लिए, ठीक है। ये R2 है, R2 किसका रेडियस है, इसका, ये R2 है, ठीक है, मतलब इनका, इसमें से किसी एक का, सही है। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। देखो सबसे पहले 16 है, 4 से कट जाएगा, 4 4 जा 16, ठीक है। 4 से 3 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। और ये पाई से पाई कैंसिल, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखो इधर क्या है, 1 बचा इधर लेफ्ट साइड, और राइट साइड आपका R2 का क्यूब, ठीक है। R2 क्या है, रेडियस है, उसका नाम है दूसरा 2 मतलब, ठीक है। तो यहाँ से R2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब 1, 1 का अंडर रूट क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है ना, क्यूब रूट मतलब, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा ना, देखो ये तो इसका क्यूब 1 ही होता है। तो मतलब इट मीन्स R2 जो है वो आ गया आपका 1 सेंटीमीटर। और डायमीटर बताना था आपको प्रति एक मतलब हर कोई स्फेयर की, सॉलिड स्फेयर की। तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब 2 × 1। तो आपका 2 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा इन सारे सॉलिड का, ठीक है, या सॉरी इस सॉलिड स्फेयर जो भी है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो 16 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है। आपको क्या निकालना है, डबलेट निकालने हैं, ठीक है, मतलब डबल नंबर से निकालने हैं। जब आप एक डाइस को क्या करते हो, उछालते हो या उसको गिराते हो, ठीक है, उछाल के फेंक नीचे, तो क्या बताने दो प्रोबेबिलिटी, तो आपको पता है ईजी होता है चैप्टर। तो सबसे पहले डाइस में क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो गिवन जो चीज़ें हैं वहाँ पे वो नोट डाउन से पहले मैं इनका केस बता देता हूँ। जब एक डाइस को आप उछालते हो ना, तो टोटल जो केस बनते हैं या टोटल जो पॉसिबल केसेस होते हैं वो कितने होते हैं। देखो आपके 36 होते हैं ना, आपको पता होगा। शॉर्ट फॉर्म क्या है, अगर कितनी बार एक डाइस, अगर एक डाइस को आप एक बार उछालते हो तो उसको आप 36 बोलते हो। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो 6 की पावर n, ठीक है। एक बार उछालने में अगर एक को उछालते हो तो 6 की पावर n, मतलब टोटल जो, जब भी आपको क्या निकालना हो, कोई भी डाइस में कितने टोटल आउटकम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। क्या डाइस के लिए है आपके पास 6 की पावर n के यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रोज, ठीक है। अगर आप एक डाइस को 2 बार उछालते हो तो n की वैल्यू 2, तो 6 का स्क्वायर 36। अगर आप 2 डाइस को एक बार उछालते हो ना, तब भी 2 डाइस उछाल हो ना अलग अलग, ठीक है, तो अलग अलग उछाल रहे हो तब भी n की वैल्यू 2 रहेगी। ये नहीं कि उनको 2 बार जाके उछालने लग जाओ, ठीक है। एक ही बार में 2 उछालो या आप 2 को एक साथ उछालो, तो दोनों के केस एक ही जैसे होते हैं। और ऐसे आपके कॉइन में क्या होता है, देखो फॉर्मूला 2 की पावर n, ठीक है। अगर आपने एक कॉइन उछाला एक बार तो आपका n की वैल्यू 1, एक ही कॉइन आपने 2 बार उछाला तब भी आपके 2 की पावर 2, ठीक है। और मान लो 2 कॉइन को एक बार उछाल लो तो तब भी एक ही केस है, या तो एक कॉइन को 2 बार उछालो या 2 कॉइन को एक टाइम आप थ्रो करो, तो दोनों के केस सिमिलर होता है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं नंबर ऑफ ये बता देता हूँ कि अब जब पेयर ऑफ डाइस, मतलब 2 डाइस को आप एक साथ उछालते हो ना एक बार, तो आपके जो 36 केस होते हैं तो उनमें क्या क्या नंबर्स आते हैं या कैसे कैसे होते हैं, तो मैं उसको उसके केस यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या क्या होते हैं। आई होप इसके बाद आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, देखो नंबर ऑफ टोटल केस, ठीक है, इन अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है। क्या होता है, देखो आपने 2 डाइस उछाले तो आप क्या बोल सकते हो, पहले में भी 1 आया दूसरे 1 में भी 1, क्योंकि डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर्स लिखे होते हैं ना। तो एक बार आपने 2 एक साथ उछाले तो दोनों में हो सकता है ना एक एक आ जाए, तो वही केस दोनों में एक एक आ जाए। मान लो अगले वाले में, पहले वाले में दूसरे 2 एक आ गया, दूसरे वाले में 2, फिर पहले वाले में एक आ गया दूसरे में 3, फिर पहले वाले में एक आ गया दूसरे में 4,
पहले में 1 आ गया, दूसरे में 5, पहले में 1 आ गया, दूसरे में 6, ठीक है। तो ऐसे केस, अब मान लो पहले वाले में 2 आ गया, दूसरे वाले में 1, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में भी 2, पहले वाले का मतलब क्या है, पहला डाइस, और दूसरे वाले का मतलब दूसरे डाइस की बात चल रही है, और पहले वाले डाइस में 2, दूसरे में 3, ठीक है। तो ऐसे में लिखते जाऊंगा यहाँ पे, आप लोग समझते जाना, ठीक है। तो ये आपके मैं केस बता देता हूँ, आज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 and 5 5 5 6, last 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब देखो ये आपके टोटल केसेस हैं, ठीक है। पहला वाला नंबर डिनोट कर रहा, जिस चीज़ में पहला वाले नंबर डिजिट है वो सारे पहले वाले किससे आ रहे हैं, आपके डाइस से, ठीक है। सेकंड वाले जो कॉमा के दूसरे वाले हैं वो आपके सेकंड डाइस के नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर आप एक पहली बार उछाला आपने, मतलब हो सकता है ना पॉसिबल आउटकम्स, आपने एक बार उछाला दोनों पेयर को, 2 डाइस को, तो मान लो दोनों में 1 1 आ गया, ये जरूरी थोड़ा ना 1 1, मान लो पहले में 1 आ गया, दूसरे में 2, तो इतने केस हो सकते हैं उसी पे पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। टोटल इतने आ सकते हैं। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया कि 36 आते कैसे हैं, 2 पेयर को, 2 पेयर ऑफ डाइस, मतलब दो डाइस को एक साथ उछालने पर, या एक डाइस को 2 बार उछालने में, दोनों का केस सेम होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा 36 कैसे होते हैं, ठीक है। ये सारे केस आपके टोटल 36 होंगे, गिन लेना। तो देखो अब क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, सॉल्व करता हूँ। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग डबलेट इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग अ डबलेट, मतलब डबलेट मतलब ऐसे इसमें से आउटकम्स जो आपके दोनों में सेम आए। मैंने बोला ना, आपने 2 पेयर उछाले, मान लो दोनों में 2 2 आ गया, फिर मान लो आपने उछाला या तो दोनों में 1 1 आ जाएगा, दोनों में 2 2, तो कितने हुए हैं ऐसे, एक ये वाला है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, जिसमें सिमिलर आएंगे, ठीक है, सेम आएगा, तो इसको डबलेट बोला जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो तो सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, या टोटल केस भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, आउटकम्स लिखो कुछ भी, वो तो 36 है, ठीक है। नंबर ऑफ डबलेट, या इसको फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल मतलब जो आपको उसने बोल रखा है वो फेवरेबल केस या आउटकम्स, कुछ भी लिख लो, आपकी मर्जी है। कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 आ गए। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि आप डबलेट को गेट करने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर लिख लो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6 अपॉन क्या हो दिया, नंबर ऑफ डबलेट या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये फॉर्मूला होता है। तो 6 अपॉन क्या आ जाएगा 36, इट मीन्स 1/6, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर इतना आ जाएगा। और ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी में हमेशा आपकी वैल्यू क्या आती है, 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। या तो कभी भी माइनस में वैल्यू नहीं आती है, ठीक है, और कभी भी 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होती है। और अगर आपको ऑप्शनल में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे भी सकता है कि भाई 4 ऑप्शन दे दिए, जिसमें से पहले का मान लिया उसने लिख दिया 0.1, दूसरे का लिख दिया -1, इस ऑप्शन सी लिख दिया, 25% ऑप्शन डी लिख दिया, -5, तो आपको माइनस वाली सारी वैल्यूज़ तो नेगलेक्ट कर देनी है, और आपको देखना है कि 0 और 1 के बीच में वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो जब ऐसा हो तो उनसे वो सारे क्या होते हैं, आपके प्रोबेबिलिटी के ही आंसर्स होते हैं, ठीक है। तो यह आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, 17 क्वेश्चन। 16 में ऑप्शन मतलब और करके चॉइस के फॉर्म में दिया था, एक क्वेश्चन और है प्रोबेबिलिटी का ही है, उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और वाला केस है। तो देखो इसको डिस्कस करने के लिए क्या क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो देखो प्रोबेबिलिटी में ना आपको कार्ड्स की नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। डाइस हो गया, कॉइन हो गया, कार्ड्स हो गया, ठीक है, इन चीज़ों की भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रखा है
कि आपके पास आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है एक ब्लैक क्वीन को निकालने की, ठीक है। आपके पास एक वेल सेफेल्ड क्या थी, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब ताश की गड्डी आपने देखा होगा, ठीक है। उसमें 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। तो बोला गया कि उन 52 कार्ड्स में से एक ब्लैक क्वीन को निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। और बिना देखे, ये नहीं कि देख के निकाल रहे हो, बिना देखे, ठीक है, रैंडमली, ठीक है। तो देखो आपको पता ही होगा, सबसे पहले सॉल्व देखो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 52 होता है, ठीक है। अब उसने बोला कि उसने बोला कि ब्लैक क्वीन, तो यहाँ पे आपको साइड में दिख रहे होंगे 4 क्वीन दिख रहे होंगे, ठीक है। तो 4 क्वीन में से आपके क्या होते हैं, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, ठीक है। कलर हर, अगर जैसे टोटल तो 52 कार्ड्स होते हैं ना, 52 में से आपके 26 ब्लैक कलर के होते हैं और 26 रेड कलर के, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो कार्ड्स में मैंने जब पढ़ा रखे तो सारी चीज़ें बता रखी हैं कि प्रोबेबिलिटी में किसको क्या बोलते हैं, कार्ड्स के नाम भी होते हैं, स्पेड हो गया, डायमंड हो गया, हार्ट हो गया और आपका क्लब हो गया। 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी, मतलब अलग अलग नंबर्स भी लिखे होते हैं सब में, ठीक है। चलो छोड़ो चीज़, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके 52 हो गए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वींस कितनी होती हैं, और वो भी उसने बोला ब्लैक कलर की। तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ ब्लैक क्वीन, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लैक क्वीन कार्ड्स आपके होते हैं 2 होते हैं, ठीक है। तो आपको बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लैक कलर निकालने की, मतलब ब्लैक कार्ड को निकालने की। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, देखो आपका क्या होता है, नंबर ऑफ, यहाँ फेवरेबल आउटकम्स में यही आ जाता है, मतलब आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्या लिखोगे, ब्लैक कार्ड अपॉन नंबर, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो आपका 2 अपॉन क्या आ जाएगा 52, और डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा मतलब 26। तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए। कार्ड्स हो गया, प्रोबेबिलिटी अगर आपको अच्छे से आनी है, प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स हो गया, कॉइन हो गए और आपका डाइस हो गया, ठीक है। और भी आपके बॉल से रिलेटेड वहाँ पे केस आते हैं, तो वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को टैकल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, आपका स्टडी के क्वेश्चन, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन के हैं केस स्टडी से रिलेटेड। केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या क्या है, ठीक है। तो केस स्टडी से रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन और पूरे पेपर का आपका 617 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको दे रखा है sunroom, the diagram show the planes for a sunroom. It will be built onto the wall of a house. The 4 wall of the sunroom are square clear glass panels. The roof is made using 4 clear glass panel trapezium in shape, all the same size. One tinted glass panel half a regular octagon in the shape. इसका क्या मतलब है, देखो आपके पास एक सन रूम है, ठीक है, एक सन रूम बनाया गया है। उस सन रूम में क्या है, देखो द डायग्राम शो, आपको डायग्राम दिख रहा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन होगा ये डायग्राम, ये सैम्पल पेपर, ठीक है। फिर भी मैं डायग्राम लगा दूंगा इस पर, ठीक है। तो देखो द डायग्राम शो द प्लेन्स फॉर अ सन रूम, आपका एक सन रूम बनाया जा रहा है, वो पूरा क्या प्लेन है, उसमें प्लेन भी लगे, मतलब प्लेन मतलब समतल टाइप के। इट विल बी बिल्ट ऑन द वॉल ऑफ अ हाउस, ठीक है, वो बनाया गया है, उसकी वॉल्स बनाई जा रही हैं। द 4 वॉल ऑफ द सनरूम आर स्क्वायर, जो उसके चार वॉल है, ठीक है, सनरूम के, वो क्या है आपके स्क्वायर क्लियर ग्लास पैनल, मतलब एक कांच के स्क्वायर के फॉर्म में बनाए हुए 4 दीवारें हैं। द रूफ इज मेड यूजिंग, जो उसकी छत है वो बनाई गई है किसकी वजह से, 4 ग्लास पैनल, 4 उसमें ग्लास मतलब कांच के क्या बनने लगे हैं, पैनल लगे हैं, और उसका शेप ट्रिपेजियम शेप है, ऑल द सेम साइज, और चारों के चारों आपके सेम साइज के हैं। तो दूसरा क्या है, वन टिंटेड ग्लास पैनल, और एक क्या है उनमें से टिंटेड मतलब टिन वाले, टिन से क्या हुआ मतलब आप कोई भी पेंट लगाया हुआ। हाफ अ रेगुलर ऑक्टागन इन अ शेप, और एक क्या है उसमें आधा ऑक्टागन है। ऑक्टागन समझ रहे होंगे, ऑक्टागन क्या होता है आपके, जिसके 8 साइड होती हैं, तो हाफ मतलब 4 साइड वाला ऑक्टागन, उसका आधा, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन था।
अब देखो इसमें आगे क्या लिखा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला ए पॉइंट बोल रहा था रेफर टू टॉप व्यू, ठीक है। पहला ए पॉइंट बोल रहा है आपको रेफर टू टॉप व्यू, ठीक है। तो मैं इधर साइड आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा उसमें, और इधर साइड में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखो आपका पहला जो बोल रहे हैं रेफर टू टॉप व्यू, मतलब टॉप व्यू में जाना है आपको, टॉप व्यू में देखना है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स J6,17 एंड 9,16, और ऑप्शन भी दे रखे हैं 4 आपके, मतलब आपको मिड पॉइंट की मिड पॉइंट से निकालने यहाँ पे जो भी आपकी सेगमेंट ज्वाइन हो रही पॉइंट J और I के बीच में, ठीक है। तो आपको फिगर में दिख जाएगा, फिगर तो मैं बाद में लगवाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मिड पॉइंट लाइन, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग, ठीक है, ज्वाइनिंग J, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6,17 एंड I, इसके कोऑर्डिनेट है 9,16 इज। तो मिड पॉइंट आपको पता ही होगा फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है आपका, मैं लिख दे रहा हूँ। देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, ठीक है। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर है 7th है, 7th है आई थिंक, तो उसमें आप 2 लोग देख लेना, वहाँ पे फॉर्मूला है आपका, ठीक है। मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन 2 और इन कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपके ये होते हैं ना यहाँ पे, जो ये 2 पॉइंट्स J और I दे रखे हैं, इसमें जो 6 है, जो आपका पहला वाला जो ये x वाले होते हैं और ये y वाले, इसमें भी ये x वाला ये y वाला। तो पहला जो है आपका ये x1 है, और x2 क्या है दूसरे का पहला 9, और ऐसे ही y1 आपका 17 है और y2 आपका 16 है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से पता होनी चाहिए कौन क्या है। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखो x1 आपका 6 और x2 आपका कितना है 9 अपॉन 2 कॉमा 17 प्लस 16 अपॉन 2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैल्यू को सॉल्व करो, देखो 9 में 6 ऐड करेंगे 15 अपॉन 2, यहाँ से 6 प्लस 7 13, कैरी 1 33, ये ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आपके ये आ गए, ठीक है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन में ये कौन से ऑप्शन में आपका शो कर रहा है, ऑप्शन सी में, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, वहाँ पे तो सी नहीं दिया है, तो रोमन में 3 लिखा है, तो आप क्या लिख दोगे, सो थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट आपको बोल रखा है रेफर टू टॉप व्यू, टॉप व्यू से ही फिर से देखना है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस इज, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस निकालनी है P पॉइंट से फ्रॉम y एक्सिस में, ठीक है। तो y एक्सिस में वैल्यू निकालनी है, तो P पॉइंट तक, तो आपको फिगर नज़र आ रहा होगा इसमें, ठीक है। ठीक है, तो आपको दे रखा है वैसे ही उसमें। तो देखो मैं बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको फिगर, ठीक है, एक सेकेंड। देखो ये आपका फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट P है ना, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट गिवन है 4,8। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा था द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस इज, मतलब y एक्सिस से आपके जो पॉइंट P है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी आपको ये बताना है इसमें, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखो y एक्सिस से आपकी कितनी डिस्टेंस होगी इसकी, y एक्सिस से आपका 4 होगा, क्योंकि y एक्सिस तो इसमें क्या है, y एक्सिस तो प्रेजेंट है नहीं, तो y एक्सिस से आपका मान लो अगर y एक्सिस ये पॉइंट ये है, ठीक है, y एक्सिस इधर को बनाते हो, ठीक है। तो आपका y एक्सिस से इस पॉइंट P तक क्या होगी आपके जो डिस्टेंस है वो 4 होगी, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपका जो जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो ना, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस इज, y एक्सिस से अगर आपको वैल्यू पूछे और वहाँ पे y एक्सिस आपको शो ही ना हो रही हो,
तो आप वहाँ पे जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है वो आपके यहाँ आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन में ये होता द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो आपका आंसर वाई एक्सिस वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 4, ठीक है। तो आंसर 4 आएगा, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला इसका सी डिस्कस कर लेते हैं, ऑप्शन सी, मतलब जो आपका सी वाला पूछा गया था। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी पॉइंट पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एस। पॉइंट ए एंड एस के बीच का जो डिस्टेंस है वो पूछा गया है कि वो कितना होगा, ठीक है। तो वो कितना होगा, तो वो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक मिनट में यहाँ पे, चलो यहीं पे साइड में कर लेते हैं। ये आपका सी वाला आपको क्या करना है, डिस्कस यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ और पहले बी वाले में क्या था, देखो हमारा ऑप्शन क्या था, ए आ रहा था, इसको आंसर 4 आ रहा था। कैसे आ रहा था, देखो आपका वाई एक्सेस अगर इसको मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इस पॉइंट पे तो होगा नहीं क्योंकि ये पूछ रखा है। तो इसको अगर वाई एक्सेस मानते हो तो वाई एक्सेस से ये एक्स एक्सेस हो गई, ठीक है। वाई से अगर ये एक्स एक्सेस हो गई तो बोल रखा था उसने द डिस्टेंस, क्वेश्चन क्या था, हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस से पूछा था, तो देखो वाई एक्सेस से डिस्टेंस कितनी है इसकी, 4 दे रखा है ना, 4,8। तो वाई एक्सेस ऊपर की ओर होगा, ये आपका क्या है, इतना 4, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 है, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन जो इसी का पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट सी है। पॉइंट सी में क्या है, देखो इतना अगर आपका क्या है 16 है, सॉरी 4 है, तो और भी आगे 4 होगा, ठीक है। ये और आगे 4 और आगे 4। अब ये मत देखना कि इतनी इसकी ज़्यादा डिस्टेंस है, इसकी कम है, तो ये तो इतना है, इस तो और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये सब क्या है आपका क्या है 3D के फॉर्म में फिगर है, तो सबकी क्या है डिस्टेंस सेम है, ठीक है। इतना ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो 4 4 4 और 4 सबको मिला के कितना बन जाएगा आपका, सबको मिला के आपकी वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि आपको डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एस पूछा था, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड एस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछिए, तो 4 इनके बीच में, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। तो दिया नहीं है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन कौन सा है, ये आपका थर्ड वाला, ठीक है। तो थर्ड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड एस इज 16 आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी का पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो पॉइंट डी क्या है, इसमें बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 1:3 इंटरनली, ठीक है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही कौन सा है वो बताना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, देखो आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ए एंड बी, मतलब जो आपका ये ए और बी वाली जो लाइन है ना ये, ठीक है। तो आपको ये जो इसके कोऑर्डिनेट है, मतलब लाइन आपका ये ए बी को एक रेशियो है 1:3 डिवाइड करेगा इंटरनली, तो आपको ए और बी के क्या बताने हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। जो आप इसकी लाइन सेगमेंट ए बी है इसको डिवाइड करके आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैंने फिगर यहाँ पे बना लिया, आपको इतना है, और भी लिखा है इसमें, नेमिंग इसकी कर रखी है, तो हमें इतने की ज़रूरत है, और भी मैं नेमिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको ये बाद में वीडियो में यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा फिगर सारे के सारे, ठीक है, लगवा दूंगा मैं, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो आगे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो सॉल्व कर लेते हैं इसको हियर, ठीक है। जो आपके पॉइंट हैं देखो, ए आपका क्या है 1,8 एंड बी क्या है आपका 5,10, ठीक है। ये तो आपको पता गिवन ही है। तो उसके बाद एक चीज़ और ध्यान दो यहाँ पे, सपोज कर लो लेट पॉइंट, एक सेकंड पहले एक फिगर बना लेता हूँ मैं। देखो मान लो यहाँ से लेके ये आपका एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये बी है और ये आपका ए है, ठीक है। तो इसको विच डिवाइड्स द लाइन, एक पॉइंट इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, मतलब एक यहाँ पे इसके बीच में एक पॉइंट होगा, मान लो पी मान लो, ठीक है, पी तो नहीं दिया ना, ठीक है, पी मान लिया। ये जो पॉइंट पी है इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस 1:3 के उसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम पे
इसके क्या बताने, कोऑर्डिनेट्स बताने इस पॉइंट P के, ठीक है। तो अभी तो आप मान लो इसके क्या हैं कोऑर्डिनेट्स, x कॉमा मतलब कैपिटल X मान लो, कैपिटल X और कैपिटल Y के हैं इसके कोऑर्डिनेट, अभी सपोज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट पॉइंट x, सॉरी ये P है, x नहीं, P x कॉमा y डिवाइड AB इन द रेशियो 1:3 इंटरनली, ठीक है। यहाँ पे इंटरनली है, सही क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले देखो अगर इंटरनली ठीक हो गया तो अब आपको यहाँ से क्या क्या पता चल चुका है। देखो ए के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है कितने हैं 1,8 और बी के कोऑर्डिनेट इतने हैं और पॉइंट पी के भी कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुके हैं। तो अब देखो और ये किस किस में डिवाइड कर रहा है 1:3 के फॉर्म में, इसको इतना आपका 3 है और आपका ये 1 है, तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, ये 1 वाला है ना, छोटा होना चाहिए। पॉइंट पी आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 1 2 3, क्योंकि इंटरनली कर रहे हैं तो 3 टुकड़े बराबर होंगे ना, तो 1 आपके पॉइंट पी। तो चलो समझ लो, फिगर तो बन गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है देखो, आपने इस x के क्या निकालने, सॉरी इस पॉइंट P के क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने, और इसके x, y है। तो x, y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखो क्या करोगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P निकालने के लिए आपके पास आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिवाइडिंग वाला फॉर्मूला होता है m1 प्लस x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप इसको देखो आगे सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू m1 कितना है आपके पास, जो रेशियो गिवन है वो होता है आपका m1 आपका 1 है, ठीक है। और x2 आपको पता है कौन सा वाला होता है, सेकेंड वाला 5 प्लस m2 कितना है 3 और आपका x1 है 1 अपॉन 1 प्लस 3 कॉमा m1 कितना है 1 है और y2 कितना है आपके पास 10 प्लस m2 3 इंटू y1 8 1 प्लस 3, ठीक है, इतना आ गया। तो आप देखो 5 आ जाएगा प्लस 3 अपॉन 4, यहाँ पे 10 प्लस 8 3 जा 24 अपॉन 4, और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा देख नहीं रहा, एक सेकेंड, ठीक है, वैल्यू पुट करिए और कुछ नहीं कर रहा है। देखो आगे सॉल्व करेंगे तो 8/4, यहाँ पे कितना 24 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 में 4 44 अपॉन नहीं सॉरी 34 आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा इससे डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है, कम्प्लीटली नहीं होगा लेकिन आधा। 4 8 जा 32 बचा 2, तो 0.45 जा 20। तो आपके जो पॉइंट P था ना उसके कोऑर्डिनेट के आ गए आपके 2,8.5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला कोई पॉइंट है P, ठीक है। इफ़ अ पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द Q एंड S, ठीक है। तो आपको दे रखा है, आपको बताना है कोई पॉइंट आपका x, y इसके कोऑर्डिनेट है वो इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट P और S से, ठीक है। और P और S के आपके कोऑर्डिनेट गिवन है 9,8 आपका Q का कोऑर्डिनेट है और आपका S के कोऑर्डिनेट है आपके 17,8, ठीक है। तो मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ। देखो इक्वी डिस्टेंस बोल रहे हैं तो मान के चलो आपका, मान लो अगर ये P है, ठीक है, और ये आपका सॉरी QS दे रखे, P नहीं, ये Q है ये S है। तो आप मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है तो बोल रहा है इस पॉइंट से भी इसकी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए और इस पॉइंट से भी इसकी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, तो तब आपका इक्वी डिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। तो और आपके Q के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 9,8 और इसके 17,8 आपको दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ऑफ P है ये x, y मान लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे।
जहाँ पे भी जब भी आपको इक्वी डिस्टेंस पूछे ना, किसी भी पॉइंट से, 2 पॉइंट से बीच लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट है उसके 2 पॉइंट्स, मतलब जो एंड पे 2 पॉइंट होते हैं उससे उस पॉइंट तक की अगर डिस्टेंस पूछी जाए और इक्वी डिस्टेंस, तो आप ध्यान रखना इतना इज इक्वल टू इतना करोगे जब आप उसका डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओगे, इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, तो देखो डिस्कस करने में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या मान लेना है, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉइंट मतलब जो आपके जिस डिस्टेंस जहाँ तक इक्वल है, बी पी और इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, अब यहाँ से मान लो नाउ पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस, नाउ पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस, जो क्वेश्चन में से ही लिख रहा हूँ, नोट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू आपका 9,8 एंड एस 17,8। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया। ठीक है, हेंस अब यहाँ पे लगा लो, सबसे पहले तो अभी बोला मैंने क्यू पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एस पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल होनी चाहिए, तब आपका इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस की वजह से आया जो ये लिखा ना, उसका मीनिंग ये है। अब देखो आपको पता होना चाहिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही इधर भी हो जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये x2 ये इस पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स के लिए है और ये इस पॉइंट्स के लिए। ठीक है, मतलब ये 2 पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे x2 x1 y1 y2 को क्या होगा, सबसे पहले QP देखो, QP आपका है ना, Q और P, QP ये इन दोनों में आपका x2 ये हुआ, x1 ये हुआ और y2 ये और y1 ये हुआ, तो इनको वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो x2 कितना है आपके पास, x और ये -9, सॉरी 9 हो गया, माइनस तो फॉर्मूले का ही है, और y2 कितना है, y है, और y1 आपका 8 है होल स्क्वायर। अब इधर देखो x2 कितना है, यहाँ पे x2 भी x है -17 और y2 कितना है, y -8। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब देखो इनको सॉल्व करना है तो आपको फाइंड क्या करना है, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालने हैं ना, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो उसको निकालने के लिए क्या करोगे, अब सबसे बड़ी बात तो आ गई, दोनों में ये आ गया रूट, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इसका रूट भी हट गया, इसका रूट भी हट गया। ठीक है, दोनों का हट जाएगा, तो हट जाएगा तो वो देखो क्या होगा। अब देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो इसका रूट स्क्वायर भी हटा, इसका भी हट गया, तो क्या बचा देखो यहाँ पे x -9 का स्क्वायर प्लस y -8 का स्क्वायर इज इक्वल टू x -17 का स्क्वायर प्लस y -8 का स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दो, जो x -9 है इसका जो स्क्वायर है और उधर का जो ये वाली टर्म है, अगर इसको आप इधर लेके आओगे मतलब x -9 का होल स्क्वायर प्लस y -8 का होल स्क्वायर, अगर आप इस पूरे को उठा के इधर ले आते हो, ठीक है, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन आप लोगों को दिखाना है, तो माइनस में आ जाएगा x -17 का स्क्वायर माइनस